हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट के लेसन। तो इन्वायरमेंट में भी आप लोग देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे 12 आर्टिकल्स हैं। तो देखते हैं, बहुत ही शानदार आर्टिकल्स है। कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। और इस बार काफ़ी ज़्यादा एक रिफॉर्म्स भी हुआ है इन्वायरमेंट सेक्शन में। तो काफ़ी कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है हमारी सिक्योरिटी वाली लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। और जो मैं इकॉनमी के लेसन से कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसका आंसर मैं आप लोग के साथ डील कर देती हूँ। तो जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, बहुत साइडेड होगी तभी यहाँ पे अच्छी पार्टिसिपेशन होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था, वो भी इकोनॉमिक सेकंड के पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने तरीके की ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होती है। और सेकंड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है, ये है क्या, इसके बारे में आपको बतानी है। थर्ड है कि नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई है। ये 3 बेसिक क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल देखें। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन जो आप लोग कॉमर्स एंड ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, यानी कि सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे 2 तरीके की होती है। एक तो होती है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और सेकंड तरीके की होती है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है उस तरीके की ई कॉमर्स एक्टिविटी जहाँ पे इन्वेंट किया जाता है, यानी कि आपने खुद का कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को आपने इन्वेंट किया है और आप ही यहाँ पे जो है उसको सेल कर रहे हो या फिर परचेज सेल करवा रहे हो, और ये कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करवा रहे हो। जैसे कि ग्रोफर्स वगैरह आप लोग देखते हो कि डायरेक्ट जो है ये आपका सेल होता है, जिसने भी यहाँ पे आपका इन्वेंट किया उसके थ्रू जो है डायरेक्ट जो है जितने भी कस्टमर है उनको सेल किया जाता है। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपका मार्केट है जहाँ पे आप कुछ जो है परचेज कर, जहाँ पे आप कुछ इन्वेंट कर रहे हो या फिर आपने कहीं से कुछ खरीदा है तो उसको वापस से उस मार्केट में लाकर आपको सेल कर सकते हो। तो वो जगह होती है आपका मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपके सेलर होते हैं। तो ये 2 तरीके की ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होती है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसे कि म्यूचुअल फंड होती है वैसे ही है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाता है, चाहे आप इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेस्टमेंट करवाओ या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराओ, वो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जिसके थ्रू आप कुछ यहाँ पे इनकम का जो आपका पोर्शन है ना उसको आप अर्न कर सकते हो। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इनविट देखें तो ये एक ट्रस्ट है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है और सेवी एक्ट 2014 के थ्रू जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और थर्ड क्वेश्चन थी कि यहाँ पे जो नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो है ये हमारा रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपकी जो डेटाज है नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, इसको आप लोग को ध्यान से देखना होगा। ओके, तो इतनी क्वेश्चंस के आंसर रही आज के लिए। आपके लिए एक फ्रेश क्वेश्चन है जो कि सिक्योरिटी लेसन से है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग ने आर्टिकल को डिस्कस करा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप में जो बोडोलैंड का डिमांड था, यानी कि जिसमें कि बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंक्लूड है। यानी कि आसाम की 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसका कि यहाँ पे डिमांड है कि उसको मिलाकर बोडोलैंड बनाया जाए। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बतानी है। सेकंड है कि कुकी ट्राइब्स, ये एक इथनिक ग्रुप है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, और कहाँ कहाँ ये आपका फैला हुआ है ये आपको बतानी है। बांग्लादेश में भी है जो कि एक इंटरनेशनल कंट्री हो गई हमारी, तो बांग्लादेश के भी किस हील में है ये आपको बतानी है। थर्ड है कि ये किस स्टेट के ट्राइब से, ये आपको बतानी है। अंगामी, एओ, शेसांग या फिर कोयांग, तो ये आपको बतानी कि किस स्टेट की है। इतना तो आप लोग समझ गए हो कि ये नॉर्थ ईस्ट की है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हम लोग ने डिस्कस करी है इस बार और काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो आप लोग से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग को कहीं भी स्टक नहीं होना है, चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अब हम लोग इन्वायरमेंट का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की ग्रीन इकॉनमी आर्टिकल्स के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ कवर करी थी ये ग्रीन इकॉनमी, तो इसमें समझें कि आखिर बात किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। रिसेंटली एक हमारे इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट जो है पवन सुखदेव, उनको यहाँ पे अवार्ड किया गया है, वो भी 2020 टेलर प्राइज़ फॉर हिज वर्क, यानी कि उन्होंने ग्रीन इकॉनमी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, जिनके लिए उनको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया गया। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि किनको दिया गया। तो आप लोग के 1 लाइनर जो क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, पवन सुखदेव है जिनको यहाँ पे आपका ग्रीन इकॉनमी के कॉन्ट्रीब्यूशंस में यहाँ पे 2020 जो टेलर प्राइज़ है
उनके लिए यहाँ पे ये आपका अवार्ड दिया गया। अब देख लेते हैं ये जो टेलर प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट है ये है क्या। इसको 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल अवार्ड है जो कि एक इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करती है अगर उनका काम कुछ भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैनर में होता है, साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे होती है और जो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं और इन्हांस करने के लिए काम करते हैं, तो उनको इस तरीके का अवार्ड दिया जाता है। ये इसमें आप देखोगे कि स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या क्या है उसको इंक्लूड किया गया, हेल्थ, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन है, इकोसिस्टम डिसरप्शंस है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और एनर्जी रिसोर्सेज है। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे कि यहाँ पे काम किया जाता है। और ये जो अवार्ड दी जाती है ये इंटरनेशनल टेलर प्राइज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। अब हम लोग ग्रीन इकॉनमी के कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली ग्रीन इकॉनमी कहाँ किसको जा रहा है। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से देखें तो ग्रीन इकॉनमी एक आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि ह्यूमन की वेलबिंग को इम्प्रूव करने की बात की जाती है और सोशल इक्विटी को बिल्ड करने की बात की जाती है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल रिस्क है और इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज़ है इसको कम करना है, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो खतरा है, साथ ही हमारी जो इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज़ है, जैसे कि आप लोग को देखने को मिलता है कि पानी की कमी हो रही है, हमारी एयर ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है, तो ये सारी चीज़ों को कम करना है। और किस तरीके से ये सारी चीज़ों को कम करेंगे तो ह्यूमन बींग्स जो है वो अच्छे से जीवन निर्वाह कर पाएंगे, हमारे सोशल इक्विटी बढ़ पाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं एक ग्रीन इकॉनमी। ओके, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अल्टरनेटिव है आज की डेट में, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल का ये अल्टरनेटिव है जिसमें इनइक्वालिटीज़ है, वेस्टेज को इंक्रीज किया जाता है, ट्रिगर की जाती है रिसोर्स स्कार्सिटी को, और जितनी भी वाइड स्प्रेड ट्रेड है, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ को उस वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। इसका एम है कि इकॉनमी को ट्रांजिशन करना, यानी कि आज की डेट में जो हमारी यहाँ पे इकॉनमी है कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है लो कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो लो कार्बन का इस्तेमाल करना है, लो कार्बन यहाँ पे आपका इमिट करना है, रिसोर्स को इफ़िशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना है और सोशली इंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ आइडिया है क्वालिटेटिव ग्रोथ का, जहाँ पे लो कार्बन और जो इन्वायरमेंटली फ्रेंड टेक्नोलॉजी हो, साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन है जो कि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पवन सुखदेव की बात करें तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग 2008 की रिपोर्ट है, वो भी इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को, जिसको कि यूएनईपी के द्वारा होस्ट किया गया था और ये हमारे ग्रीन इकॉनमी मूवमेंट का एक फाउंडेशन भी था। 2008 में क्या हुआ कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने ग्रीन इकॉनमी इनिशिएटिव को लॉन्च करी थी। ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि ग्लोबल रिसर्च और कंट्री लेवल असिस्टेंस डिज़ाइन किया गया था कि किस तरीके से जो भी यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हैं उनको यहाँ पे मोटिवेट करना है कि हमारे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको यहाँ पे मोटिवेट करना है कि इन्वायरमेंट को और ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक बेटर तरीके से इन्वेस्ट करें। तो ट्रांजिशन जो है वो ग्रीन इकॉनमी की तरफ था और ये है आज की भी डेट में ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे आपको मोर सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि इंडिया है, जिसमें कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ग्रीन इकॉनमी पे फोकस करें, ऐसी इकॉनमी पे फोकस करें जिसमें कि हमारे ह्यूमन बींग भी अच्छे से जीवन निर्वाह कर पाए और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का थ्रेट ना हो। अब यहाँ पे बात आई है इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। 2007 में जो G8 है +5 कंट्री है, उन्होंने यहाँ पे प्रपोज करी थी कि यहाँ पे आपका एक इनिशिएटिव होना चाहिए जिसके थ्रू ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, उसको एनालाइज करना है, हमारे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कॉस्ट क्या है उसको देखना है, और कुछ फेलियर्स भी है जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर्स नहीं ले पाए। साथ ही साथ इसमें अगर देखें तो एक ग्लोबल स्टडी है जिसको कि जर्मनी और जो यूरोपियन कमीशन है उनके द्वारा कंडक्ट किया गया था, वो भी पवन सुखदेव के अंडर में। और इसकी अगर आप लोग देखोगे तो ये जो आपकी इकोनॉमिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी जो है ये कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, जो कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हाउस है और ये होस्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। TEEB की बात करें तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि मेनली यहाँ पे फोकस करती है एक मेकिंग नेचर्स वैल्यूज़ विजिबल, यानी कि नेचर्स के वैल्यू को जो है ना विजिबल करना है और अच्छा खासा एक नेचर्स के वैल्यूज़ को यहाँ पे बनाना है। 2010 में क्या हुआ कि ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी जिसका नाम था मेन स्ट्रीमिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर, अ सिंथेसिस ऑफ द अप्रोच, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ TEEB, जिसको कि यहाँ पे लॉन्च किया गया था बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल के द्वारा और काफ़ी सारी यहाँ पे फाइंडिंग्स भी निकल कर आई थी। 3 कोर प्रिंसिपल है इसका। पहला है कि जो भी हमारे इकोसिस्टम में जो वैल्यू है उसको रिकॉग्नाइज करना है, देखना है कि क्या क्या वैल्यू है हमारे इकोसिस्टम में। सेकंड है कि हम लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, यानी कि इकोनॉमिक टर्म में इसके वैल्यूज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। साथ ही हम लोग को वैल्यूज़ को कैप्चर करना है, जिसमें कि कुछ मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हम लोग इकोसिस्टम के वैल्यूज़ को कैप्चर करेंगे और वो भी डिसीजन मेकिंग के थ्रू, यानी कि यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स देना है, प्राइस सिग्नल भी देना है और इसमें आप लोग का यानी कि इकोसिस्टम सर्विस में कुछ पेमेंट भी देना है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने इस इन्वायरमेंट को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।
अब बात आती है कि चलो ग्रीन इकॉनमी का कंसेप्ट आप लोग समझ गए, लेकिन आज की डेट में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं ग्रीन इकॉनमी की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझते हैं। सबसे पहली बात है कि आज के डेट में जो हमारी इकॉनमी एग्जिस्ट कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस फ्लॉड एजम्पशंस है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ह्यूमन बींग क्या है, कि यहाँ पे ह्यूमन बींग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा राइट है कि हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब भी हम लोग को ज़रूरत है। यानी कि हम लोग को जब भी पानी की ज़रूरत है हम लोग पानी ले सकते हैं, जब भी हम लोग को हवा की ज़रूरत है हम लोग ले सकते हैं, जब भी हम लोग को जो मन करता है हम लोग करते हैं, और इन्वायरमेंट का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे नेचर का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण जो है आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ले चुके हैं आज की डेट में ह्यूमन बींग्स। जो वेल्थ और ग्रोथ है उसको यहाँ पे जीडीपी के ही जैसा यहाँ पे आपका मेजर किया जाता है। जीडीपी का कहने का मतलब है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो टेरिटरी के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग जो है जीडीपी से देख लेते हैं। तो हमारे कंट्री की वेल्थ कितनी है और ग्रोथ कितना है, ये हम लोग जीडीपी से ही यहाँ पे देख लेते हैं। और सेकंड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना एक एक्सपेंसेस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जिसमें कि बहुत सारे इंडस्ट्री का जो यहाँ पे आपका ग्रोथ हुआ था, ये काफ़ी हेल्प करी थी हमारे जीडीपी को राइज करने में, और एक अच्छा खासा बहुत सारे लोगों को एक अच्छा खासा लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करी थी। ग्लोबल वार्मिंग और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये ऑलमोस्ट हर किसी को इम्पैक्ट की है। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल टेम्परेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहने का मतलब है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी और जो क्वांटिटी है वो डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही है। तो जो पुअर पीपल है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। आप लोग को पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं वो पुअर पीपल्स होते हैं। ज़्यादा गर्मी है तो भी उन्हीं को ज़्यादा गर्मी से परेशानी होती है, ज़्यादा ठंड है तो उन्हीं से उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके का जो ग्लोबल वार्मिंग और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, और इस तरीके से हम लोग जो नेचर को इतना ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे हमारे पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये सारी प्रॉब्लम किसके कारण हो रही है, तो आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता है कि जो गर्मी है आज की डेट में कितना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। पहले एक समय था जब हम लोग लू बोलते थे कि लू चल रही है, लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट स्ट्रोक चल रही है। पहले के समय क्या था कि ठंड आती थी तो बहुत ही ज़्यादा एक चिली वेव होता था, यानी कि बहुत ही ठंडी ठंडी आप लोग को देखने को मिलेगा। आज की डेट में भी अभी भी आप लोग फील कर लो कि फरवरी के लास्ट डे है आज, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत जो है पूरा कंप्लीट गर्मी नहीं आई है, कहीं ना कहीं ठंड वाली फीलिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए है, ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ग्रीन इकॉनमी जो है ना ये हमारे क्लाइमेट चेंज के रेजिलियंट को यहाँ पे लेकर आ रही है। यानी कि बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो सारे प्रोसेस, सारे सर्विसेज को अगर हम लोग यहाँ पे एल्गमेट कर लें, मिला दे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। वहीं अगर देखें तो ग्रीन इकॉनमी जो है एक प्लेस है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऑन नेचर है, या और ये कैसे है तो टैक्सेशन के थ्रू या फिर मीन्स ऑफ रेगुलेशन के थ्रू। इसमें क्या है कि हम लोग जो है नेचुरल कैपिटल को और ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे, सोशल कैपिटल को भी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल को भी, साथ ही साथ फाइनेंशियल कैपिटल को भी। तो यही एक बात है कि यहाँ पे आप लोग ग्रीन इकॉनमी को अगर अच्छे तरीके से संभाल के रखोगे तो हर तरीके से हम लोग को यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग को पता है कि चैलेंजेस तो हर जगह है हमारे इंडिया में, तो ग्रीन इकॉनमी में भी चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला है कि हमारी जो इकॉनमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कुछ सालों से आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्लो है और नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है पॉवर्टी रिडक्शन में। यानी कि हम लोग का सपना था कि हम लोग यहाँ पे गरीबी को हटा सके, पॉवर्टी को यहाँ पे कम कर सके, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेटर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि हमारी जो मार्केट फोकस है कंट्री की वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और इससे हमारे यहाँ जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री में जॉब लॉस हो रहा है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, जैसे कि आप लोग कोल माइनिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ देखते हो, तो इससे जो है इन्वायरमेंट में सही तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट है कि वो यहाँ पे सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं जिसके थ्रू जो हमारी जितनी भी प्रोडक्शन है वो प्रमोट हो सके, एनर्जी को अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सके। और नो हाउ की जो यहाँ पे यानी कि कैसे और जानने का कि कैसे जो है सारा काम करना है उसकी कमी है। लोगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पता नहीं है, रिलेटेड जो इसकी स्किल्स है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये एक मेन प्रॉब्लम हो जाती है। डेवलप्ड कंट्री जो है वो यहाँ पे ग्रीन इकॉनमी मॉडल को अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है, वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस को यूज़ करके और इन्वायरमेंट को भी यूज़ करके, जिसके थ्रू वो मार्केट एक्सेस को गेन करेगी। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना यहाँ पे आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेगा कि वो एक फॉर्म प्रोवाइड करेगी जिसमें कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सब्सिडीज़ है, वो भी लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में कार्बन की जो यहाँ पे इमिशन है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग को काम करना है कि हमारे कार्बन की कंट्रीब्यूशन और जो इमिशंस है वो कम हो सके, इसके लिए हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि हमारे अनइवन जो बैलेंस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, अनइवन बैलेंस हो जाएगा।
तो यही सारी एक चैलेंजेस है जो कि आपको देखने को मिलेगी। अब ग्लोबल इलस्ट्रेशन देखते हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं कि ग्रीन इकॉनमी के लिए सारे कंट्रीज़ क्या क्या काम कर रहे हैं। कोरिया की पहले बात करते हैं। इन्होंने एक नेशनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है और एक 5 ईयर का प्लान लेकर आई है, वो भी ग्रीन ग्रोथ के लिए। 2009 से 2013 तक लिए था इनका, जिसमें कि जीडीपी का ये 2% यहाँ पे एलोकेट किए थे और इन्वेस्टमेंट हुआ था सेवरल ग्रीन सेक्टर्स में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए और वाटर के लिए। वहीं अगर हम लोग नामीबिया की बात करें तो ये अफ्रीकन कंट्री है। लोकल कम्युनिटीज़ जो थे ना, वो यहाँ पे ग्रांट कर रहे थे कि हर एक लोग का यहाँ पे राइट है कि वो किस तरीके से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का इस्तेमाल करके उनका बेनिफिट ले और अदर नेचुरल रिसोर्सेज से वो बेनिफिट ले, लेकिन हाँ कम्युनल कंजर्वेंसीज के बाउंड्रीज़ के अंदर ही। तो आप लोग 2 कंट्री का यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हो अगर ग्रीन इकॉनमी में कहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिया गया है ग्रीन इकॉनमी के लिए। सबसे पहला है कि इंडिया यहाँ पे देख रही है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी भी कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और नेशनल एक्शन प्लान है हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, साथ ही साथ स्टेट एक्शन प्लान भी है, यानी कि नेशनल लेवल पे तो चल ही रहा है, साथ ही स्टेट लेवल पे भी चल रहा है क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे आपका टैकल करने के लिए, जिसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस लेकर चले, वो भी नेशनल और स्टेट लेवल पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जो कि ग्रीन ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करी है अपने विज़न में, और यहाँ पे उनका एक एम है कि पॉवर्टी को किस तरीके से ख़त्म करना है ग्रीन ग्रोथ के साथ। तो 14 फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करी थी, वो भी फॉरवर्ड लुकिंग इंसेंटिव्स जो कि ग्रांट बेस्ड थी, जिसमें कि स्टेट को यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाएगा अगर कोई भी स्टेट अपने यहाँ जो है फॉरेस्ट कवर को इक्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं और अच्छा खासा ग्रीन इकॉनमी पे वर्क करते हैं, तो उनको सेंटर की तरफ से इंसेंटिव्स दी जाएगी, एक फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, जिसके थ्रू और भी स्टेट जो है वो कंपटीशन उनके ऊपर बढ़े और वो लोग भी अच्छा काम करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके वो जो है एक रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट रखा है, वो भी 2022 तक कि हम लोग 175 गीगावाट तक यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को जो है बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि ग्रीन इकॉनमी के लिए क्या क्या पाथवे है। सबसे पहला काम करना है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो हम लोग जितना भी काम करेंगे इकॉनमी को लेके, ग्रीन इकॉनमी को लेके, वो बढ़िया से हो सके, यानी कि सारी काम वहाँ पे हो सके। एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ अच्छी से होती है, तो सारा काम बेटर तरीके से हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक अच्छा खासा अगर इन्वायरमेंटल पॉलिसी है तो उससे क्या होगा, जो इनएफिशिएंसी है वो हमारे इकॉनमी से बाहर चले जाएगी। उसके बाद हम लोग को रिसोर्स प्राइसिंग पे भी ध्यान देना है, एक इम्पॉर्टेंट ये आपका टर्म है ना जस्ट सिर्फ हमारे नेचुरल कैपिटल की प्राइसिंग है और सर्विसेज है, बट यहाँ पे सारे अदर इनपुट्स के लिए भी प्राइसिंग के लिए है जो कि हमारी इकॉनमी के अंदर है। इकॉनमी में आप लोगों को पता है कि एक एफर्ट्स एलोकेट करना होता है, एक्सपेंडिचर एलोकेट करनी होती है, जो भी रिलेटिव प्राइस होती है, तो इन सब के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे रिसोर्स को प्राइसिंग भी कर सकते हैं। रिसोर्स प्राइसिंग को यहाँ पे एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सके, एक अच्छा खासा इनोवेशन कर सके। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इससे हम लोग इनोवेशन रेट को जनरेट कर पाएंगे, जो कि एक तरीके का अगर हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज की कमी होती है तो उसके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को भी एग्रेसिव कर पाएंगे, जिसके थ्रू फ्यूचर में आने वाले जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड स्कार्सिटीज़ है उनको यहाँ पे देखा जाएगा और एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाएगा दूसरे जुरिस्डिक्शंस के लिए, जिसको कि यहाँ पे फॉलो किया जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, यानी कि जो ग्रीन डेवलपमेंट पाथ है उसकी तरफ चलते हैं, इसका मतलब है कि एक अच्छा खासा हम लोग वेलफेयर इंप्रूवमेंट को अटेन करेंगे अपने सोसाइटी में। साथ ही यहाँ पे हम लोग फ्यूचर ग्रोथ इंप्रूवमेंट भी देखेंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं है, ये इसलिए होगा क्योंकि एक शिफ्ट होगा बेसिक प्रोडक्शन मोड से हम लोग जो है एक डेवलपमेंट बेस्ड जो एक्सट्रैक्शन है उसमें जाएंगे, कंजप्शंस में जाएंगे, तो एक अच्छा खासा हमारा शिफ्ट भी होगा, एक गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी। ओके, तो अच्छा खासा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि नेचुरल कैपिटल हम लोग कहते किसको है। ये एक तरीके का स्टॉक होता है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज हैं उसको कंबाइन करके अगर हम लोग लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें तो उसको हम लोग यहाँ पे नेचुरल कैपिटल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, यानी कि जितनी भी हमारी नेचुरल सोर्सेज है जिससे कि हम लोग एनर्जी लेते हैं, जैसे कि हमारी एयर, वाटर, सनलाइट हो गई और यहाँ पे प्लांट हो गई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि आपको यहाँ पे सॉइल, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके का ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करते हैं, इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, हैबिटाट को, इकोसिस्टम को, जिसको कि यहाँ पे हम लोग समटाइम्स स्टॉक भी कहते हैं।
एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो कि एक पॉलिनेटर हैबिटाट है जो कि यहाँ पे एक नेचुरल कैपिटल भी है। आप लोगों को पता है कि पॉलिनेटर क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन्स को, यानी कि जो फ्लावर्स की पोलन ग्रेन्स होती है उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाते हैं और उससे क्या होता है ना कि पॉलिनेशन होता है, यानी कि एक रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद फर्दर जो प्लांट्स है वो फर्दर जो फ्लावर्स है वो और ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिनेटर हैबिटेट है वो भी यहाँ पे एक नेचुरल कैपिटल ही है। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है कि कैसे हम लोग जो नेचुरल अंडरपिन्स है जिसमें ह्यूमन हेल्थ है, वेल्थ है, कल्चर है, आइडेंटिटी और हैप्पीनेस है, इन सबको हम लोग देख के चलते हैं। एक जो नेचुरल कैपिटल अप्रोच होता है वो एक साथ यहाँ पे वॉक करती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकर्स को हेल्प कर सकते हैं, उनके वैल्यू को यहाँ पे समझ सकते हैं। साथ ही एक कम्प्लेक्स तरीका है जिसमें कि नेचुरल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो अपने आप में इंटरेक्ट करती है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है और एक दूसरे पर ये डिपेंड भी होती है। ओके, तो यहाँ पर नेचुरल कैपिटल का कंसेप्ट आपका आ चुका है आपके करंट अफेयर्स में, तो इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है हमारी कोरल रीस्टोरेशन। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे अगर हम लोग देखें गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्प से वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अटेंड की है कि जो कोरल रीफ होती है उसको रीस्टोर किया गया है, और ये भी बायो रॉक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ये बायो रॉक स्ट्रक्चर है जो कि इंस्टॉल किया गया था 1 नॉटिकल माइल्स में, और वो भी मीठापुर कोस्ट में जो हमारे गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन जो हमारे गुजरात में है उस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये जो कोरल है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कोरल रीफ देखने को मिलती है। तो उनको वापस से रीस्टोर किया गया एक बायो रॉक टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंस्टॉल करके। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कोरल रीफ होती क्या है। पहले आप लोग एक फिगर देख लीजिए। तो ये देख सकते हो इस फिगर में, ये हमारी कोरल रीफ, इसको कहते हैं कोरल रीफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कलरफुल ये रहती है, और ये स्केलेटन पॉलिप्स होती है जिसमें कि आपको कलरफुल्स देखने को मिलेंगे, और ये जो कलर होती है पॉलिप्स के ऊपर ये जस्ट बिकॉज ऑफ अलगी के थ्रू होती है। तो ये हम लोग को अंडर वाटर देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, और ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम रिच बायोडाइवर्सिटी ये कहलाती है। ओके, तो इसी को फिर से रीस्टोर करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा जो ये हमारी कोरल है ना वो ब्लीच हो रही है, यानी कि वो उनका डेथ होते जाता है, कोरल ब्लीचिंग होती है, क्योंकि इनका जो सर्वाइव करने का क्राइटेरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इनके टेम्परेचर भी आपको पता है कि 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को ये सह सकती है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है या फिर उससे ज़्यादा कम होता है तो कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स है जो कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण हम लोग देख रहे हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो पॉलिप्स है, हमारी जो कोरल है वो कहीं ना कहीं ब्लीच होते जा रही है। तो इसी को कोरल रीफ को यहाँ पे आप लोग का जो है रीस्टोर करने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम लाया गया। तो यही है कोरल रीस्टोर करने की बात की जा रही है। तो कोरल रीफ जो है एक वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स मैराइन इकोसिस्टम है हमारे धरती पे। साथ ही साथ कोरल रीफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ओशन में बहुत ज़्यादा होती है। कोरल रीफ जो है ना हमारे इकोसिस्टम को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे कि हमारी जो एसेंशियल हैबिटाट है, जितने भी स्पीसीज है उनके रहने का जगह फॉर्म होता है, फिशरीज़ वगैरह रहते हैं, लाइवलीहुड यहाँ से निकल कर आती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है। साथ ही साथ कोरल रीफ की बात करें तो क्लाइमेटोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देती है क्लाइमेट चेंज का, और साथ ही साथ ये हमारे नॉलेज यानी कि सीजनल जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है इसके बारे में नॉलेज भी देती है, जो भी रिमोट ट्रॉपिकल ओशन में होती है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो कोरल रीफ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार है, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड है और मलवान है, यानी कि महाराष्ट्र वाले रीजन में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कोरल रीफ को यहाँ पे आपका रीस्टोर किया गया है, तो ये है बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ये बायो रॉक है, एक तरीके का नाम दिया गया है सब्सटेंस को, जो कि इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशंस यानी कि जितने भी मिनरल डिस्पोज्ड होते हैं हमारे सी वाटर में, वो भी स्टील स्ट्रक्चर में, तो उसी के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये हमारे सी बेड के नीचे है, और जो कि हमारे पावर सोर्सेज को कनेक्ट किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम करती है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को पास करके, वो भी इलेक्ट्रोड के थ्रू वाटर में। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड है और नेगेटिवली चार्ज जिसको कैथोड बोलते हैं, ये हमारे सी फ्लोर में जब इसको रखा जाता है तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है इनके बीच से पास होता है। फिर यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ पे कंबाइन होती है, और कार्बोनेट आयन यहाँ पे कंबाइन होती है, फिर यहाँ पे जो है आपके साथ ही साथ यहाँ पे कैथोड के स्ट्रक्चर के साथ। इससे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और आप लोग को पता है कि कोरल रीफ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं, इनको कैल्शियम कार्बोनेट ही चाहिए। तो किसी तरीके से अगर कोरल को यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलती है तो उसके बाद वो तेज़ी से ग्रो होने लगते हैं। तो यहाँ पे उनके जो ब्रोकन कोरल्स है वो फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे एक दूसरे से टाई हो जाते हैं, और बायो रॉक स्ट्रक्चर के जैसा, यानी कि इस तरीके से रॉक के स्ट्रक्चर जैसा ये टाई होना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ग्रो होते हैं एटलीस्ट 4 to 6 टाइम्स फास्टर होते हैं, यानी कि और तेज़ी तरीके से वो जो है यहाँ पे ग्रो होते हैं।
तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल करके यहाँ पे कोरल को फिर से रीस्टोर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब तो मेजर थ्रेट देखते हैं कि कोरल को मेजर थ्रेट क्या है। तो मेजर जो प्रॉब्लम होती है कोरल को वो दो तरीके से है, एक तो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, एक एंथ्रोपोजेनिक है। कहने का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो नेचुरल एक्टिविटीज़ में क्या है, इन्वायरमेंटल, आप जानते हो कि टेम्परेचर आज के डेट में बहुत अप डाउन हो रही है, सेडिमेंट डिपोजिशंस बहुत ज़्यादा होती है, सैलिनिटी कहे तो नमक की मात्रा यहाँ पे ओशन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पीएच लेवल बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से कोरल को प्रॉब्लम हो रही है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है कि माइनिंग वगैरह आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, डीप ओशन माइनिंग होती है, बॉटम फिशिंग होती है, मछुआरे जो है बहुत ज़्यादा नीचे जाकर फिशिंग वगैरह करते हैं, टूरिज्म है, पॉल्यूशन है, जिसके कारण जो है कोरल रीफ को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग कहने का मतलब है कि जिसमें जब यहाँ पे कोरल पॉलिप्स जो है ना एल्गी से अलग हो जाए और उसके बाद जो है अपने टिश्यूज़ में ही जीने लगे। कोरल स्पीसीज़ जो है ना ये आपका एक नैरो टेम्परेचर मार्जिन के अंदर ही रहती है, जो कि मैं बताई थी 23 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, इसी में ये जिंदा ही रहती है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ब्लीच होने लगता है, या फिर इससे कम हुआ तो कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि कोरल का डेथ हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंटामिनेशन में भी एक्सपोज होती है, या फिर पैथोजेंस में भी, तो यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग जो है वो होने लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कोरल ब्लीचिंग के पीछे। तो सबसे पहला है कि रन ऑफ होता है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड से और केमिकल पॉल्यूशन से यहाँ पे रन ऑफ हो जाता है, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है। उसके बाद हमारी फिशिंग जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो रही है, बहुत ही भयंकर तरीके से फिशिंग हो रही है, बोटिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि यहाँ पे हमारी जो रीफ की इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो रही है। मैराइन पॉल्यूशंस हो रही है, पॉल्यूशंस कहाँ नहीं है, तो मैराइन पॉल्यूशंस भी है, क्योंकि सी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई बार ऑयल स्पिल हो जाती है, यानी कि जो ऑयल टैंकर होते हैं उनमें जो है ऑयल जो है वो लीक होकर जो है पूरे आपके ओशन में फैल जाती है, तो उससे भी जो है हमारी कोरल रीफ होने के चांसेस हैं। साथ ही अनकंट्रोल टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कोस्टल कंस्ट्रक्शंस और शोर लाइन डेवलपमेंट भी हो रही है, हेवी सेडिमेंटेशन हो जाता है जिसके कारण कोरल रीफ डिस्ट्रक्शंस हो रही है। इन्वेसिव स्पेसीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है कोरल सिस्टम में, तो इसके कारण जो यहाँ पे आपकी इन्वेसिव स्पेसीज़ है उसके भी इंट्रोडक्शन हो रहे हैं। कोरल माइनिंग हो रही है, यानी कि आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा नीचे जाके जो है माइनिंग वगैरह किया जा रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन है, यहाँ पे आपका पॉल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे ओशन के साथ साथ यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण जो कार्बनिक एसिड है वाटर में वो बढ़ती जाती है। और कोरल जो है, कोरल में क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि उनकी मेन कंपोनेंट है। अगर ये कार्बनिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करती है तो फिर उनकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे जो है उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो 1982 से 3 मास ब्लीचिंग इवेंट हो चुकी है, वो है 1998 में, 2010 में और 2016 में, जो कि इंडिया में हुई है। यानी कि इतना ज़्यादा यहाँ पे मास ब्लीचिंग हुई है जिससे कि हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे आपका कोरल रिस्टोरेशन का प्रोसेस चला है। अब देखते हैं कि ये कोरल ब्लीचिंग जो होती है, जैसे कोरल का डेथ हो जाता है तो इससे क्या होता है। सबसे पहले इससे हमारे मैराइन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। कोरल रीफ जो है एक मोस्ट बायोडाइवर्स और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। रीफ जो एक तरीके का नेचुरल बैरियर ये रखती है शोर लाइन के लिए और उनको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एक रीफ है जिसको कि यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है कि वाटर की मूवमेंट ज़्यादा यहाँ पे कोरल के पास ना हो सके। तो जैसे ही कोरल रीफ टाई होती है तो कोस्ट लाइन जो है यहाँ पे मोर ससेप्टेबल हो जाती है कि वहाँ पे डैमेज होगा, फ्लडिंग वगैरह होगी। तो इसलिए कोरल रीफ जो है ना एक तरीके का बैरियर लेकर रखती है। अगर हम लोग कोरल रीफ के बिना देखें तो ओशन जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो वो दो जगह सिंक होती है, एक तो ओशन में सिंक होती है, दूसरा हमारे फॉरेस्ट में सिंक होती है। तो ओशन में इसलिए सिंक होती है क्योंकि हमारे यहाँ ओशन में जो है कोरल रीफ है। अगर कोरल रीफ हमारे यहाँ ओशन में नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो सिंक नहीं हो पाएगी और फिर हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कोरल रीफ की जो लॉस होती है ना वो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ इकोनॉमीज़ में, फूड सप्लाईज़ में, सेफ्टी है उनके कोस्टल कम्युनिटीज़ में। ओके, तो ये सारी यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा जो कि कोरल ब्लीचिंग से यहाँ पे रिलेटेड है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेजर लिया जा रहा है कोरल को रीस्टोर करने के लिए। तो सबसे पहला अगर हम लोग ग्लोबल मेजर्स देखते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या लिया जा रहा है, तो एजेंडा जो 21 है, यानी कि 2021 तक का जो एजेंडा था हमारे, उसका चैप्टर 17 अगर देखें तो ये स्पेशली एड्रेस करती है कि जो मैराइन और कोस्टल इन्वायरमेंट है उनके प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जो कि यहाँ पे हमारे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में है। उसके बाद इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है जो कि एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है हमारी नेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो कि हमारे कोरल रीफ को प्रिजर्व करती है और इससे रिलेटेड इकोसिस्टम को
साथ ही यहाँ पे 2018 में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि थर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ रीफ है, यानी कि हमारे अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कि क्या वैल्यू है इनका और किस तरीके से इनको थ्रेट हो रहा है कोरल रीफ और एसोसिएटेड सिस्टम इकोसिस्टम क्या है। 1997 में भी फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रीफ, ताकि कि इस तरीके का जो इंटरनेशनल ईयर होता है उससे क्या होता है कि लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जाता है, इस तरीके से कोरल रीफ की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। साथ ही उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट के लिए और सर्वाइविंग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट के साथ काम करती है, पॉलिसी मेकर्स के साथ, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे जो है हमारे इन्वायरमेंट का हर्ट बताया जाता है और डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग का, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे लोगों की जो चॉइस है उसको और प्लानट की जो चॉइस है उसको और ज़्यादा इनलाइटन कर पाएंगे। तो ये तो ग्लोबल एफर्ट्स है। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स ली गई है जिसके थ्रू हम लोग कोरल रीफ को और ज़्यादा यहाँ पे रिस्टोर कर सकें। तो गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स दिया गया है। सबसे पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स दी है कि किस तरीके से कोरल रीफ को यहाँ पे कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग प्रिडिक्शन सिस्टम के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही यहाँ पे लैंड ओशन इंटरैक्शन इन कोस्टल जोन है और इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैराइन एरिया मैनेजमेंट है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे नोटिफाइड कर रखी है, वो भी CRZ, इट मीन्स की कोस्टल रेगुलेशन जोन, और एक नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी सेटअप करी है और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी सेटअप करी है, जो कि यहाँ पे हमारे नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पे कोरल रीफ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी। थर्ड है हमारी कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम है, यानी कि ऐसा एक सिस्टम है जिसमें कि आपका सेटअप किया जाएगा, जिसके थ्रू जब ब्लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है कोरल का, तो उससे पहले एक अलर्ट सिस्टम आपको पता चल जाएगा, यानी कि एक वार्निंग आपको मिल जाएगी कि ब्लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट होने से पहले ही इसको किसी भी तरीके से जो है प्रिवेंट किया जा सके, तो उसके लिए यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम है। फिर कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट भी है, एक ज्वाइंट वेंचर है हमारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको कि यहाँ पे टाटा केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। मीठापुर में देखिए तो ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे एक आपका PPP पब्लिक प्राइवेट मैनेज्ड कोरल सिस्टम के इकोसिस्टम के मॉडल पे इसको क्रिएट किया गया है। साथ ही रीफ वॉच इंडिया है, एक NGO है जो कि दो तरीके का प्रोजेक्ट ली हुई है, रीबिल्ड है और रीग्रो है, यानी कि रीफ को बनाना है, रीफ को ग्रो करना है, जिसके थ्रू यहाँ पे टोटल जो हमारी कोरल रीफ है उसको किस तरीके से कंजर्व करनी है। रीबिल्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे कोरल रीफ को रीस्टोर किया जाएगा, फिर से रीहैबिलेट किया जाएगा, यानी कि पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाएगी, और वो भी अंडमान वाले एरियाज़ में, और जो कि नेचुरली ब्रोकन हो चुकी है, यानी कि कोरल जो है वो रीफ से मीन्स जो एल्गी है उससे ब्रेकआउट हो चुकी है, तो जिसके कारण कोरल रीफ जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से आपको NGO भी वर्क करी है, यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी है, साथ ही यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर्स भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे हाथ है। तो हर एक तरीके से इंडिया जो है यहाँ पे किसी न किसी तरीके से स्टेप्स ले रही है कि कैसे हमारे कंट्री में जो कोरल रीफ्स है उसको मैनेज कर सके। ओके, चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं जो कि है गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, यानी कि यहाँ पे वेटलैंड रूल्स आई थी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का, तो इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, यानी कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है। तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है जिन्होंने कुछ यहाँ पे गाइडलाइन पब्लिश करी है कि किस तरीके से इस रूल्स को बेटर तरीके से हम लोग जो है गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है जिन्होंने नोटिफाइड किया था, और ये प्रोविजन हमारे इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के तहत आई थी। कुछ यहाँ पे फ्रेमवर्क रखा गया था कि हमारे इंडिया में जितने भी वेटलैंड है उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है और मैनेज करना है। साथ ही जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है, जिसके थ्रू हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे कि वो इस रूल्स को अपने यहाँ पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। अब वेटलैंड होता क्या है पहले ये समझिए। वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा एक पानी का जगह है जहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको स्पेसिस भी देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे आपके पेड़ पतझड़ भी रहते हैं। साथ ही यहाँ पे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेटलैंड है जैसे पॉन्ड्स हो गए, झील हो गए, इन सबको जो है ना एक वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। साथ ही अब यहाँ पे देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या है हमारे गाइडलाइन का। सबसे पहला है कि वेटलैंड को यहाँ पे रेगुलेट करना है। तो वेटलैंड जो डिज़ाइन किया जाता है, डिजिग्नेट किया जाता है, वो यहाँ पे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिस्ट में रखा गया जो कि रामसर कन्वेंशन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रामसर एक ईरान की सिटी है जिसमें कि वहीं से ये एक कन्वेंशन निकल कर आया है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस कंट्री के और हमारे ग्लोबल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट के लिए, तो उनको यहाँ पर कंजर्व करने का
मुद्दा उठाया गया है। तो वेटलैंड जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर इसको रखा गया है। सारे वेटलैंड ये जहाँ पे भी उनका लोकेशन हो, साइज हो, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू है, कुछ भी हो, वो सब कुछ यहाँ पे वेटलैंड रूल्स के अंदर आती है, एक्सेप्ट एक रिवर चैनल जैसे पैडी फील्ड हो गया या फिर कुछ सर्टेन कैटेगरीज है ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज़ की, तो ये सबको अलग रखा गया है। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी है और एरिया है जो कि यहाँ पे हमारे कोस्टल जोन रेगुलेशन के परव्यू के अंदर आती है, तो उसको भी यहाँ पे वेटलैंड रूल्स के बाहर रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस है वेटलैंड अथॉरिटी के लिए कि यहाँ पे स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे यूनियन टेरिटरी पे अथॉरिटी कौन कौन होंगे। तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज है जो कि इन्वायरमेंट के हैं स्टेट में, वो यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे इस अथॉरिटी के और वो सारा कुछ देखेंगे कि किस तरीके से वेटलैंड इकोलॉजी को यहाँ पे मेंटेन करना है सारी कुछ। यहाँ पे हर एक वेटलैंड अथॉरिटी जो है यहाँ पे टेक्निकल कमेटी भी होगी जो कि ब्रीफ डॉक्यूमेंट देगी, मैनेजमेंट प्लान देगी, एडवाइस करेगी किसी भी टेक्निकल मैटर में। एक ग्रीवियंस कमेटी है, यानी कि अगर किसी भी तरीके का कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 4 मेंबर होंगे जो कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे पब्लिक के द्वारा सुने भी जाएंगे और उनको यहाँ पे देखा भी जाएगा। थर्ड एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान है, यानी कि प्लान जो है यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ ही साथ एनजीओस वगैरह सबको ही मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वेटलैंड को प्रिपेयर किया जाएगा, एक लिस्ट है जिसको डेवलप किया जाएगा वेटलैंड डेफिनेशन के बेसिस पे और रामसार कन्वेंशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे वेटलैंड को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि एरिया ऑफ मार्श है, फेन है, पेटलैंड ऑफ वाटर है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, यानी कि वो प्राकृतिक हो या फिर लोगों के द्वारा बनाई गई हो, परमानेंट हो या फिर कुछ समय के लिए हो, वाटर वहाँ पे स्टैटिक हो, यानी कि वाटर यहाँ पे पड़ा हो, जैसे कि पॉन्ड वगैरह में आप देखते हो कि वाटर वहीं पे रहता है, लेकिन कुछ ऐसा लॉन्ग एरिया भी होता है जहाँ पे वाटर फ्लो करती है, फ्रेश वाटर होती है, ब्रैकिश वाटर है, साल्ट वाटर है, जिसमें कि कुछ मैराइन वाटर भी का भी एरिया है, लो टाइड है। तो ये सारे एरियाज़ को यहाँ पे वेटलैंड कहा गया है। अब डेलिनेटिंग वेटलैंड अगर देखें तो हर एक वेटलैंड जिसको नोटिफाई किया गया है एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको कि डिफाइन किया जाता है। तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हम लोग वेटलैंड का देखें तो वो एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है। इसके अगल बगल अगर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो हमारी वेटलैंड है उसमें एडवर्स इम्पैक्ट होगा ही। साथ ही वेटलैंड वॉइस यूज़ एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि अच्छे तरीके से बुद्धिमत्ता के साथ यहाँ पे वेटलैंड का इस्तेमाल होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन है जो कि वाइस यूज़ को यहाँ पे डिफाइन करती है वेटलैंड को कि एक मेंटेनेंस है उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर का, और साथ ही साथ यहाँ पे इकोसिस्टम अप्रोच को इम्प्लीमेंट करके ही इसको अचीव किया जा सकता है। तो इकोसिस्टम अप्रोच है जिसमें कि हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कंसीडर करेंगे बहुत सारे इकोसिस्टम एलिमेंट के बीच में और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर और लिविंग रिसोर्सेज के बीच में। इकोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसमें कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, सर्विस देखेंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे दिया जाएगा। प्रोहिबिटेड एरिया भी रखा गया है, यानी कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोहिबिटेड एरिया है, रोका गया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि इस एरिया में सबको यहाँ पे आने का परमिशन नहीं है। साथ ही रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है, यानी कि लेवल बायोमास हार्वेस्टिंग में यहाँ पे देखा जाएगा। सस्टेनेबल कल्चर फिशरीज प्रैक्टिस, कितना फिशरीज प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। नॉन मोटराइज्ड बोट वगैरह यानी बोटिंग वगैरह भी जो किया जाता है तो वो सारी चीज़ें होनी है कि नहीं होनी है, तो ये सारी चीज़ें भी देखना है। साथ ही यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग जो राइट और प्रिविलेजेस है नोटिफाइड वेटलैंड में उसको भी देखना है। हर एक वेटलैंड में आपको पता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग राइट और प्रिविलेजेस है जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों को दिया जाता है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। प्रिविलेजेस और राइट ये क्या होता है? राइट है कि आपका एक हक है, ह्यूमन बींग होने के नाते आपको जो हक दिया जाता है, एक सिटीजन्स होने के नाते आपको जो हक दिया जाता है उसको राइट कहते हैं। लेकिन प्रिविलेजेस क्या है? प्रिविलेजेस है कि आपको कुछ स्पेशल राइट्स दिया गया है। ये आपका राइट से भी एक ऊपर टर्म होता है कि एक स्पेशल आपको ग्रांट दिया गया है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप को और पर्सन को, किसी को ही यहाँ पे प्रिविलेजेस दिया गया है कि आप इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबके लिए नहीं होता है, privileges is for somebody and rights is for everybody। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। वॉयलेशन और पेनल प्रोविजन भी है, यानी कि यहाँ पे अगर आप वेटलैंड रूल्स का अगर वॉयलेट भी करते हो, उसका हनन भी करते हो, तो आपके लिए यहाँ पे पेनल प्रोविजन भी है, आपको यहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जाएगा इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के तहत। पोर्टल है कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है एक वेब पोर्टल यहाँ पे क्रिएट करिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो जिसके थ्रू यहाँ पे वेटलैंड के रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाए। और फिर यहाँ पे नेशनल वेटलैंड कमेटी है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको रिप्लेस किया गया है कमेटी के साथ, जो कि यहाँ पे सारे रूल्स को जो इम्प्लीमेंट करना है उसको मॉनिटर करेगी। ओके, तो ये सारी बात है और ये सारी गाइडलाइंस है जो कि नया यहाँ पे रखा गया है। अब एक्टिविटीज़ देखते हैं जो कि वाइस यूज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटी है।
सबसे पहला इकोलॉजिकल को रिहैबिलिट करना है, हमारे इकोसिस्टम को रिहैबिलिट करना है, वेटलैंड को इन्वेंट करना है, एसेस करना है और उसको मॉनिटर करना है, रिसर्च पे फोकस करना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन्स आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से फ्लरिश करके रख सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। साथ ही मैनेजमेंट एक प्लानिंग होनी चाहिए, हैबिटाट मैनेजमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म होनी चाहिए। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि वाइज यूज़ के थ्रू जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो ये पूरी बात रही आपकी वेटलैंड के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि 10 न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड किया गया है इंडिया में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट कल देखते हैं। ओके, कल रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। आज बस इतने ही रखते क्योंकि टाइम बहुत हो चुकी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सारी आर्टिकल्स हेल्पफुल लगे और अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।